सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और थोड़ा सा अच्छा सदमे में भी होंगे। कैसे हैं तला? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वर्दा, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। जुम्मा मुबारक आपको। बहुत आपको भी जुम्मा बहुत अस्सलाम बहुत वालेकुम मुबारक हो। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो तला बताइए, कल रात के बाद से आप क्या फील कर रहे हैं? मैं फील ये कर रहा हूँ कुछ न्यूज़ ऐसी चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल। आपको पता है क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के एनईडी के एक मेरे ख्याल से वहाँ से पास आउट करके गए हैं उन्होंने, ऐसी कोई जापान में, आई गेस आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट न्यूज़, लेकिन वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल मर्सिडीज की कोई 2010-12 में गए थे बाहर और हाँ माशाल्लाह से अपना करियर परस्यू करते रहे। 2014 में इन्होंने मर्सिडीज या किसी बड़ी ऑटोमोटिव जायंट को ज्वाइन किया था और अब वो मर्सिडीज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लीड कर रहे हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। आई एम श्योर प्रोड्यूसर साहब आपको आगे चल के प्रोग्राम में उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे। वर्दा ने जिक्र कर दिया है तो उस नौजवान का जो कराची की एनईडी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करके गया है और आज मर्सिडीज की टॉप पोजीशन पे है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू और अल्लाह ताला हमारे तमाम इंजीनियर्स को, तमाम टैलेंट को दुनिया भर में ऐसे ही बड़े बड़े मौके फराम करे। लेकिन आज प्रोग्राम हम शुरू कर रहे थे तो वर्दा ने मुझसे वादा किया कि आज सुबह मैं आपको गाना गा के सुनाऊंगी, लेकिन अब वो मुकर गई है। कह रही है मैं गाना गाऊंगी तो ये सारे शीशे टूट जाएंगे, लोग भाग जाएंगे और मेरी अम्मी मुझसे नाराज हो जाएंगी, इसलिए मैं जो हूँ सिर्फ 2-4 लफ्ज पढ़ दूंगी, प्रोड्यूसर साहब पीछे से चला देंगे। सुना दे गाना वर्दा। देखिए, मैं मुकरी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मुकरी हूँ, क्योंकि असल में एक्चुअल हो ये रहा है कि कल रात से मेरे जहन में वो एक ही गाना चल रहा है। वो बहुत ही फेमस गाना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो वाकई उस दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्योंकि ये हमारे साथ हुकूमत ने किया हुआ है तला। आखिरी दिन कल हो गया ना काफी सारे आखिरी लोगों दिन का। नहीं, वाकई हुकूमत ऐसा लग रहा है कि आवाम की ना जान लेके मानेगी कि वाकई जिस दिन जब आखिरी सांस इंसान ले रहा होगा वो दिन ही आखिरी दिन होगा जब हुकूमत को आखिरी बार वो याद कर रहा होगा। क्योंकि आप देखें, कल 30 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए हैं, आवाम पे एक और बम गिरा दिया है और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है कि भाई 30 रुपए जहाँ 1-2 रुपए बढ़ते थे वहाँ चीखो पुकार शुरू हो जाती थी कि हुकूमत ना अहल है, किसी काम की नहीं है, काबिलियत ही नहीं है इनके पास, इनको हटाओ, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या बातें हम देखते थे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती थी, रैलियाँ निकलना शुरू हो जाती थी, महंगाई मुकाओ, ये करो, आवाम को कुचल दिया है महंगाई के उसमें, महंगाई तले कुचल दिया है आवाम को। अब आपने तो महंगाई को चक्की में ही पीस दिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे तला? हाय हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के हुक्मरान, जहाँ की फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 7 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि जितनी अच्छी मैनेजमेंट उनकी है किसी की हो नहीं सकती। 21 तोपों की होनी चाहिए तला, जो हालात चल रहे हैं। लेकिन 7 बहुत है इनके लिए। देखिए इतनी इज्जत ना देना, किसी अच्छे आदमी के लिए रखे। ये थोड़ी सी 7 गोले भी हम चला लेंगे, बड़ी बात होगी। आंसू गैस के शेल थोड़ी ना है ये, वो भी जाया हो जाएंगे। 7 गोले भी चलाएंगे। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, इसका नाम है ईरान। उसके ऊपर कई दिहाइयों से 40-50 साल से अमेरिका की पूरी पाबंदियां हैं कि आप अपनी ट्रेड ऑयल बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और वहां इतना सस्ता पेट्रोल हमें मिल सकता है वहां से कि हमारा यही पेट्रोल 50 रुपए लीटर पे आ जाए, इंपोर्ट बिल हमारा कम हो जाए। लेकिन सैडली हम अमेरिका के प्रेशर में और उनकी पॉलिटिक्स में और उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन के हम ईरान से इस वक्त ऑयल नहीं ले सकते। पर हुआ क्या, ईरान से वो सारा तेल वर्दा स्मगल होकर पाकिस्तान भर में आता है। हर कोई अपना अपना हिस्सा लेके पैसा कमा के, मुझे मैं कहता हूं ना, इनफॉर्मल इकोनॉमी इज 4 times बिगर देन आवर फॉर्मल इकोनॉमी, जिसकी वजह से इतना सारा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है जो रिश्वत का, काला धन, लोगों के घरों में कैश रखा हुआ है, गोल्ड, डायमंड, डॉलर की शक्ल में रखा हुआ है, भरा हुआ होता है, छतों में दीवारों में चुनवा देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, नारकली बना देते हैं पैसों को। लेकिन तला, आप तो चले ईरान की बात कर रहे हैं, साबका हुकूमत थी, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो कहते रहे, वो जिसका शोर करते रहे कि जब वो रशिया रूस गए थे, जिसके ऊपर उनके ऊपर इस पूरा एक सिनेरियो बनाया गया कि वो वहाँ गए, महत्मा की वो लेके आए, तहरीक लेके आए, वो कहते रहे कि हमारा उनसे ऑलमोस्ट ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि हम सस्ते में रूस से ऑयल लेंगे। अगर वो सस्ते में रूस से ऑयल लेते तो आज ये रूस और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वर्दा?
क्या हमारा जमीनी राब्ता रूस से है? नो। नहीं। हमारा जमीनी राब्ता ईरान से है। नहीं, लेकिन जो एक शॉर्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप समझ रही हैं? अग्रीड तलहा, लेकिन जब एक चीज ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की तरफ जा रही थी, ऑलरेडी पाइपलाइन में थी, आपने उसके ऊपर तो नजरसानी की नहीं ना, जहमत ही नहीं की, बस आपने ब्लेम गेम खेला, निशाना बनाया, तनकीद का निशाना बनाया और आखिर में IMF के सामने जाके आपने घुटने टेक दिए और अपनी आवाम की कुर्बानी कर दी आपने बकरा ईद से पहले ही। अवाम की कुर्बानी हुई, लेकिन मैं ये भी तो सोचता हूँ वर्दा, एट द सेम टाइम हमें दोनों पहलू देखने चाहिए कि खान साहब ने भी अमेरिका की हकीकत अपने इक़्तिदार के आखिर में जाकर समझी। माना कि उन्होंने पहले भी एब्सोल्युटली नॉट कहा जब एयरबेस मांगी गई, लेकिन जो पाकिस्तान के मफाद में टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते थे, ट्रेड के, एड के, किस तरह हमें आगे बढ़ना है, किस तरह हमें एक दूसरे के साथ चलना है, वो हुआ नहीं। हुआ क्या कि भाई उन्होंने हमेशा की तरह ऊंची आवाज से बात की, खान साहब ने उनको बर्दाश्त नहीं किया और फिर तकरार शुरू हो गई और फिर तकरार का रिजल्ट हमने सब ने देखा। लेकिन हकीकत यह कि दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स और सर्वाइवल स्किल्स बहुत जरूरी होती हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, ट्रैक क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। अगर हर कोई अपने ईगो को सबसे ऊपर लेके चलेगा कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, तो मैं तो दुनिया भर में किसी को भी तबाह कर देती है। वो जो यजीद शैतान था, उसके 14 नाम थे 7 आसमानों में, 4.5 लाख साल सजदे थे, क्या कुछ नहीं था उसके पास। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्तों को तौहीद का सबक पढ़ाते थे, सोचो उनके टीचर थे, 0 हो गए। मैंने उनको तबाह किया, साथ साथ उन्होंने नाफरमानी की अल्लाह के हुक्म की और उन्होंने तकब्बुर किया और साथ साथ बेअदबी की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान घटाई। तो ये मैं जो है ना वेरी एक्सपेंसिव, इंसान को तबाह कर देती है, मुल्क को भी तबाह कर देती है। बड़ी खबर पे नजर डालते हैं, बड़ी खबर नजर डालेंगे, लेकिन मैं आपसे एक और एक चीज दिखाना चाहूंगी हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक थोड़ा सा आपको एक और चीज भी दिखाएं। मैं पहले आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी, हमारे व्यूवर्स के साथ भी मैं लाजमी शेयर करना चाहूंगी। मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे वजीर दाखिला साहब से। ये वो वजीर दाखिला हैं जो परसों रात भर आवाम पर लाठियां बरसाने में इतने थक गए, शेलिंग करने में इतने थक गए, उनको रोकने में, उनके ऊपर मैं कहूँगी जुल्म का इंतहा करने में वो इतने थक गए कि आखिरकार वो ऐवान में जाके अपनी उनको नींद पूरी करनी पड़ी। ये वीडियो देखें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रही है। जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच दे रहे थे, उस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपनी नींद पूरी कर रहे थे। शायद वो रात भर इतने थक गए थे आवाम को रोक रोक के, आवाम के ऊपर इतनी भारी शेलिंग करके, लाठियाँ बरसा के और उनके ऊपर फायरिंग के ऑर्डर्स दे दे के मुस्तकिल बिजी रहे होंगे फ़ोन पे। तो देखें अब वो नींद पूरी कर रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, थके हुए हैं थोड़े से। और यकीनन सोचने की बात ये होती है कि आवाम जब ये तकरीर देख रहे होंगे, जब पाकिस्तान के लोग ये तकरीर देख रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे कि यार इनका अपना वजीर ही पीछे बैठ कर सो रहा है, लगता है बात तो बिल्कुल फारिग सी हो रही है, किसी काम की नहीं है। जब वजीर इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, और एक और अच्छी बात बताऊं, आप अगर वीडियो पे देख रहे होंगे, साथ में किसका हाथ है मुझे नहीं पता, कोई बैठे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए हैं शायद, उन्होंने उनको हाथ लगा के ना उठाया भी है कि भाई क्या कर रहे हो, जाग जाओ, सो नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो दोबारा इतने नींद में थे कि वो दोबारा सो गए। फिर उन्होंने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया और वो हाथ बार बार नीचे जा रहा है और वो फिर से ऊपर कर रहे हैं। यकीनन इट्स वेरी सैड द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ दिस कंट्री, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो पार्लियामेंटेरियन इस वक्त कर रहे हैं, ये हमारे लेजिस्लेटर्स हैं जिनको कानून साजी करनी होती है, जो मुकन्ना होते हैं। पर सैडली हमारी असेंबलियों में सियासत के अलावा कुछ नहीं होता। जब इनके अपने काम आते हैं तो एक दिन में कानून पास हो जाता है। नवाज शरीफ साहब ना अहल हुए थे, एक दिन में अहल हो गए वापस से। अभी क्या हुआ जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करनी थी, एक दिन में खत्म कर दी। एक्सपर्ट्स का वोट नहीं जाएगा, यानी अपने सारे काम एक दिन में। आवाम के काम इंतजार करो भाई, इंतजार करो, थोड़ा वक्त लगेगा, बड़ा टाइम लगता है। 1850 के कानून अपडेट नहीं हुए अभी तक, आगे क्या होगा। खैर, बड़ी खबर पर नजर करेंगे। हाँ जी, बड़ी खबर पर नजर डाल देते हैं। हुकूमत का गरीब रियाया पर पेट्रोल बम से हमला। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए का इजाफा। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। कौमी असम्बली ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग से मुताल्लिक साबिक हुकूमत की तरमीम को ख़त्म करने का बिल मंजूर कर लिया। शहबाज सरकार इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई। लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ का इल्जाम। इमरान खान, असद उमर और इमरान इस्माइल समेत PTI से ताल्लुक रखने वाले 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और एशिया हॉकी कप में कौमी हॉकी टीम का सफर तमाम हुआ। भारत के हाथों इंडोनेशिया की हार ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को एशिया कप से बाहर कर दिया।
राइट, पेट्रोल को डिस्कस करेंगे, पेट्रोल प्राइसेस को डिस्कस करेंगे। बट तो आपको लगता है पेट्रोल के 30 रुपए बढ़ने से अब क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे रोजमर्रा के मुझे तो ऑनेस्टली टेंशन ये हो रही है कि जिस तरह से आप देखिए, तलहा मैंने स्टार्ट में भी यही बात की, दोबारा से मैं यही बात कह रही हूँ कि 1-2 रुपए नहीं बढ़े, 30 रुपए बढ़े हैं। 30 रुपए बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। जब 1-2 रुपए बढ़ते हैं तो हमारा महंगाई से इतना बुरा हाल हो जाता है। और पेट्रोल हर चीज़ रिलेट करता है, बाटा महंगा होगा, बाकी अशिया खुर्दनोश महंगी होंगी, उसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा हमारी। तो सोचे सबसे ज़्यादा जो लोग पिसेंगे इसमें वो सैलरी तबका है। जी हाँ, जो लोग अपनी महीने की सैलरी लेते हैं वो सबसे ज़्यादा पिसेंगे। कल ही इनफैक्ट हम बात कर रहे थे कि जो 50,000 तक की तनख्वाह कमाते हैं, उससे भी नीचे के लोग हैं, जैसे 30,000 20,000 जिनकी तनख्वाह है, उनका क्या होगा? अब वो कैसे अपनी ग्रोसरीज करेंगे, घर की कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे? बच्चों का स्कूल है, स्कूल माफिया भी एक अलग चीज़ है। जी हाँ, मेरा मशवरा सबको ये होगा कि या तो वो साइकिलें ले लें, छोड़ दें पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ, साइकिलों में चलें, आसान रहेगा, सेहतमंद भी रहेंगे, माहौल दोस्त भी है और साथ साथ आपके बहुत पैसे बचेंगे। उसके अलावा जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले सकते हैं, जो गाड़ियाँ बिजली पे चलती हैं, बहुत ज़रूरी है। घर के बिजली के जो बिल हैं उनमें बहुत गुना इजाफा होगा, क्योंकि हम फर्नेस ऑयल से बिजली प्रोड्यूस करते हैं। बिजली भी तो महंगी हो गई है। फर्नेस ऑयल का जब रेट बढ़ेगा तो बिजली भी महंगी लाजिमी हो गई है, 7 रुपए फी यूनिट। घर पे भी सोलर सिस्टम से आप बिजली जरूर प्रोड्यूस करें, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। सोलर प्लेट्स इस वक्त सब्सिडाइज रेट पे मेरे ख्याल से आने वाली हैं बहुत जल्दी, उस पर टैक्स वैक्स तो सारे कम कर दिए हैं, लेकिन अगेन चीप हो जाएंगी। सिचुएशन डिस्कस करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट नुमान मजीद साहब। नुमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए आपकी नज़र में इम्पैक्ट कितना बड़ा आएगा इस 30 रुपए के इंक्रीज का पेट्रोल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 20% जो है ना तकरीबन इंक्रीज हुआ है आपका जो पेट्रोल है, 150 से 130 यानी 20% का इम्पैक्ट आया है। और आपका इन्फ्लेशन ऑलरेडी तकरीबन 18 से 20% की रेंज में चल रहा था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने से पहले अगर आपका इन्फ्लेशन जो है 20% की रेंज में था, तो बढ़ने के बाद क्या सूरत हाल होगी। और जैसे कभी आपने खुद कहा कि हमारा जो वी आर एन इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी, आपका फ्यूल जो है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो फ्यूल प्राइसेस का है। और देखिए फ्यूल का इम्पैक्ट अभी आपने खुद नहीं कहा कि ट्रांसपोर्टेशन पे भी आता है, हर चीज़ के ऊपर आता है, जो बेसिकली एक बुनियादी ज़रूरत है तमाम शोबा ज़िंदगी की, तो हर चीज़ पर इम्पैक्ट आएगा। मेरा अंदाज़ा है कि इन्फ्लेशन जो है, जो स्पेशली आपका जो है 20% की रेंज में ऑलरेडी चल रहा है, ये इतना ही रहेगा, या हो सकता है इससे 25% तक भी चला जाए, तो आने वाले 1-8 महीने में पता चलेगा। लेकिन तमाम जो ज़रूरी अशिया खुर्दनोश से लेकर आपकी ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट आएगा। ये बताएं, पूछिए। मैं बस पूछना चाह रही थी इनसे कि क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं, जैसे अभी करंट हुकूमत है वो यही कह रही है कि हमने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है वो IMF की डिमांड पे बढ़ाई है। तो क्या ये कीमत बढ़ाने से मुल्क की माशी सूरत हाल पे कोई फ़र्क पड़ेगा? जो हमारे मुश्किलात हैं उन पर कुछ कमी आएगी? देखिए मुझे लगता है कि कमी नहीं आएगी, मेरा ये ख्याल है। उसकी वजह ये है कि अगर आप पाकिस्तान की बुनियादी माशी देखें, उसकी बुनियादी वजह देखें, इस साल जो हम जो ईयर क्लोज करेंगे, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट, आप जानते हैं करंट अकाउंट के अंदर सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है वो ट्रेड का होता है। तो ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $45 अरब का ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का इस साल का, जिसमें आप तकरीबन $10 अरब की तो सिर्फ खाने पीने की अशिया, फूड आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में देखें कि होता ये है कि जब चीज़ें बढ़ाते हैं, अगर उनकी डिमांड इनइलास्टिक हो, यानी अगर पैसे बढ़ाने से चीज़ों की डिमांड में कमी होती हो, तब तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, आपकी इंपोर्ट कम होगी, आपकी रुपये की स्लाइड रुक जाएगी। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ तो आपकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी अशिया ज़रूरत है, वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, अब आपने ज़ाहिर है गाड़ियों के लिए या मशीनों के लिए फ्यूल तो इंपोर्ट करना ही है, बिजली के कारखाने चलाने भी हैं। तो ये जो पैसे बढ़ाने से ये होगा कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल बैलेंस जो है वो तो मैनेज कर लेगी, लेकिन जो पाकिस्तान की बुनियादी माशी मसाइल हैं, जो कि ट्रेड डेफिसिट जिसकी मैंने बात की, $45 अरब का ट्रेड डेफिसिट किसी तरीके से सस्टेनेबल नहीं है। ये तो अल्लाह भला करे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जिनका वोटिंग राइट कर ख़त्म किया गया है, कि वो ये इकॉनमी चला रहे हैं कि साल का $30 अरब रेमिटेंसेस की फॉर्म में भेजते हैं। अगर वो भेजना बंद कर दें पाकिस्तान तो कल दिवालिया हो जाएगा, और उन्हीं बेचारों को कल वोटिंग राइट भी खत्म कर दिया गया। बात ये कि बुनियादी मसला जो है ना, बुनियादी मसला ये हल नहीं होने वाला पाकिस्तान का, और मुझे इस बात का खदशा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल तो भी महंगा होगा। बुनियादी मसला वैसे नुमान है क्या? चोरी? बुनियादी मसला हमारा ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, और हमारे पिछले 20-25 साल की गवर्नमेंट्स ने किसी ने भी हमारी इंपोर्ट्स को कंटेन करने की कोशिश नहीं की, और एक्सपोर्ट को भी सिस्टमेटिकली बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आए हैं हम लोग कि भाई हम लोग एक ज़रई मुल्क हैं। आज पाकिस्तान कम से कम $10 अरब की ज़रई अजनास और दीगर चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। राइट नुमान साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IMF कितने दिनों में पैसे हमें दे देगा, और वो पैसे आने के बाद
तो फायदा भी होगा आवाम का, या बस वही 1 2 3 महीने का हम सफर जारी कर रखेंगे और फिर बोलेंगे और चाहिए? राइट, कनेक्शन हैज फॉलन डाउन, बट अगेन बड़ी अच्छी बात उन्होंने हमें बताई है। वो ये बताई है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ट्रेड डेफिसिट है। हम अपने इंपोर्ट्स को कम करना चाहते नहीं है, यानी हमें छोटी सी छोटी कोई गैर ज़रूरी चीज़ भी चाहिए हो, कोई बड़ा महंगा सा चॉकलेट हो, महंगी सी टूथपेस्ट, महंगा सा साबुन, महंगा सा टूथब्रश, महंगा सा शैम्पू, इंपोर्टेड काजू चाहिए, इंपोर्टेड बादाम, भाई ये सब पाकिस्तान में बनता है मिलता है। एटलीस्ट जो पाकिस्तान में बनता है मिलता है उसको तो आप प्रमोट करें। इंडिया में हम जानते हैं कि जितने भी उनके पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा से एम्बेसडर गाड़ी में चलते हैं क्योंकि मेड इन इंडिया है। हमारे यहाँ जितने भी मिनिस्टर हैं वो महंगी वाली गाड़ी में चलते हैं। नुमान साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा था मैं ये कि IMF के पैसे आपकी नज़र में अब कितना जल्दी आ सकेंगे, कितना जल्दी दोबारा उनकी नेगोशिएशन शुरू होंगी, और क्या वो पैसे आने से कोई फायदा होगा या 2-3 महीने हमारी गाड़ी चलेगी फिर फंस जाएगी? देखिए, दूसरा पार्ट जो सवाल का है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी गाड़ी कब तक चलेगी। देखिए, IMF से पैसे तो चंद दिनों में आएंगे। अभी देखिए, अभी मिफ्ता साहब ने कहा है कि अभी तो हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात करें, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा। मेरा अंदाजा है कि मिल मिला के 1-8 महीने का प्रोसेस तो कम से कम है। लेकिन तो दूसरा सवाल है आपका कि हमारी गाड़ी कब तक चलेगी, कि हमारी गाड़ी 2-3 महीने की कहानी है। और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसा कि पाकिस्तान की तारीख है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसको और ज्यादा मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। डॉलर मजीद एप्रिशिएट हो, महंगाई और बढ़ेगी, पेट्रोल प्राइसेस भी और बढ़ेंगी। डॉलर कहां तक जाएगा नुमान भाई, डॉलर कहां तक जाएगा आपकी नजर में? कहां तक तो मैं वो ना कि हम पैनिक क्रिएट नहीं करना चाह, लेकिन मुझे डॉलर जो है काफी प्रेशर में नजर आ रहा है आने वाले दिनों में भी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद डॉलर को 190 पे ले आया जाएगा, लेकिन आप ये देख लें कि अगर डॉलर को जबरदस्ती मार्केट में पैसे डाल के 190 तक भी लेके आया गया, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि नजर आ रहा है, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। अगर इलेक्शन होते भी हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़े पैसे मार्केट में डाल के मार्केट को थोड़ा टाइट करके थोड़ा नीचे दे दिया है, लेकिन अगर डॉलर नीचे आ भी गया तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। आने वाले दिनों में डॉलर मजीद ऊपर जाएगा और लाजमन जाएगा, क्योंकि हमारे फंडामेंटल। नुमान अब्दुल मजीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कर, लेकिन आपने बड़ी अच्छी हमें बातें समझा दी हैं। सूरत हाल वर्दा उन्होंने क्लियरली बोल दिया हमें अपनी इंपोर्ट कम करनी है, फालतू इंपोर्टें बंद करें। ये मेकअप शेकअप, ये शैम्पू वैम्पू, ये जो आप लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगवाते रहते हैं ना जबरदस्ती के, जो सस्ते भी यहाँ बन सकते हैं लेकिन आप बाहर से मंगवा के यूज करती हैं, उन्हें बंद कर दें प्लीज। एक्सपेंसिव होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, इतने एक्सपेंसिव हो गए, इतने महंगे हो गए, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। लेकिन पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए, डलवाना है, गाड़ी चलानी है, आदत हो गई। अगर आपके पास घर में महंगा कुत्ता है जिसको खाने की आदत हो गई तो मजबूरन वही खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 साल से वही खा रहा है, कुछ और खाता नहीं है, कुछ और खाएगा बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपनी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करनी है। अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा हमारा आम एक्सपोर्ट होता था, हमारी मछली एक्सपोर्ट होती थी, हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था, और ये तीनों सेक्टर्स मुश्किलात का शिकार हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से। लेकिन इन्होंने एक और बात की जो मैं कनेक्ट करूंगा अगली खबर से वर्दा, वो ये है कि रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं उसकी वजह से आपकी गाड़ी चलती है। हकीकत यही है। सैडली नवाज शरीफ ने आते ही बोला ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक नहीं है। एक दिन में कानून पास हुआ और बोला क्योंकि आप लोग तहरीक इंसाफ के ज्यादातर वोटर्स हैं, चाहे फिर आप मुल्क के लिए कितना ही बड़ा काम करते हो लेकिन अपने जाती मफाद मुल्क की मफाद से पहले रखते हैं, इसलिए आप ओवरसीज पाकिस्तानी वोट नहीं डालेंगे। Imagine how ridiculous this is, वर्दा। अच्छा, और हम जब मुश्किल में होते हैं, जैसे आपने कहा सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस वो भेजते हैं, जब मुश्किल में होता है उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी हुकूमत खतरे में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ज्यादा हैं, तो इसलिए आपने एक दिन में जो है इसका फैसला कर दिया और बिल मंजूर कर लिया कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट डालने का हक ले लिया गया। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ओवरसीज पाकिस्तानी शाकिर शाह फ्रॉम USA से, वो हैं हमारे साथ। जी शाकिर साहब, बताइए कैसे देखते हैं आप इस बिल को कि अब आप लोगों से ये हक ले लिया गया है कि आप वोट डाल सकें, तो आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। हमने कल, क्योंकि हमें लग रहा था पहले से ही कि ये हमारे साथ ये होगा, और हम लोग यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान ट्रांसफ़र करते हैं, और हमारी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उसका सिला हमें इस सूरत में दिया जा रहा है कि हमें हक नहीं दिया जा रहा है कि हम अपनी राय दे सकें अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो बहुत लोगों में गुस्सा भी है, जांच करने के मूड में भी हैं। तो ये इन्होंने कल बिल पास किया और उस पर इन्होंने डिसाइड किया कि वोट नहीं दे सकते, और इल्ज़ाम ये लगाया, इल्ज़ाम क्या लगाया, मौक़िफ़ ये दिया उन्होंने कि जी इंटरनेट नहीं होता और इस वजह से प्रॉब्लम। तो दुनिया में आप कौन सी कंट्री ऐसी है
चले आप पाकिस्तान में तो कह सकते हैं कि लाइट चले जाती है, किसी गांव देहात में आप वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बाहर मुल्कों में तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अब हमें समझ नहीं आता कि हम पाकिस्तानी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वोट क्यों ना दें और हमारे से यह क्यों लिया जा रहा है। शाह साहब, डू यू थिंक कि पर्सनल एजेंडास को नेशनल एजेंडा से पर ज्यादा तरजीह दी जा रही है? और साथ साथ ये भी एक खबर आई थी शाह साहब की रिजर्व सीट भी रखी जा रही है कोई ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, क्या ये लॉलीपॉप आप लोगों के लिए काफी होगा? नहीं, वो पता नहीं वो रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन पहली बात तो ये है कि आप ये बताएं कि क्या खाली पाकिस्तान से बाहर पीटीआई का वोटर है? इनको यही लगता है सर, वहाँ मेजॉरिटी यही है पीटीआई का वोटर नहीं है। लंदन में एमकेएम का वोट बहुत है, साउथ अफ्रीका में एमकेएम का वोट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। सर देखिए, अफ्रीका उसमें नून लीग का वोटर भी है। जी हाँ, है। आप हर जमातों के वोटर भी हैं, हर इस्लामिक कंट्री में, हर जगह पे पाकिस्तान के में जितने भी लोग रहने वाले हैं, ये लोग पैनिक कर रहे हैं शाह साहब? और जी, ये लोग पैनिक कर गए आपकी नजर में? बिल्कुल प्लानिंग कर गए, हमारे साथ ज्यादती कर गए ना। पैनिक हबड़ दबड़ में काम कर गए हैं, घबराहट का शिकार हो गए हैं, पैनिक। हम अपनी सारी जमा पूंजी आखिर में इस पाकिस्तान के लिए बचा के रखते हैं कि पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान में जाके अपना घर बनाएंगे पाकिस्तान में, और जितने भी हमारे पास एक्सेस पैसे होते हैं, हमारी सोच समझ यही होती है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान में भी एक घर हो हमारा, वहाँ पे भी हमारी फैमिली चले। ठीक है, सही। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो ये चीज़ हमें देखने में नजर आई थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिली थी, बहुत ज़्यादा उनका एक नज़रिया लोगों का देखने का बदल गया था पाकिस्तानियों को। अब दोबारा हुकूमत चेंज हुई है तो क्या इस चीज़ में कुछ फ़र्क आया है? क्योंकि पहले पाकिस्तानी मज़ीद इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत दिलवाई थी। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी की इज्जत पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं अपना लोहा खुद मनवाते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद वो एक मकाम पे पहुँचते हैं, तो इसलिए उनकी इज्जत तो कम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि जब आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी से बात करते हैं, वो सबसे पहले आपका नाम पूछते हैं, उसके बाद पूछते हैं आप कौन सी कंट्री से हैं। एग्जैक्टली। तो वो हम उस कंट्री का नाम लेते हैं, हम पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की कंट्री हमें इस पे इतनी हमें तवज्जो नहीं दे रही ताकि कर सकें, इतनी हैसियत नहीं है हमारी, हम जितना पैसे पाकिस्तान लेके आते हैं। हमें बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वजह से आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन तलहा, मैं ये बात कहूँगी कि मेरी पूरी ज़िंदगी अब तक की बाहर गुजरी है, मेरी पूरी फैमिली बाहर रहती है, ठीक है, अमेरिका में, कनाडा में, आप कहीं भी ले लें। हमें सबसे ज़्यादा जो मसला फेस करना पड़ता है, मुझे पर्सनली बीइंग, जब मैं वहाँ पे रहती थी, सबसे पहले आपसे आके पूछेंगे आप पाकिस्तानी हो? हाँ। अरे तुम्हारे मुल्क में ऐसा क्यों होता है, आपके पॉलिटिशियंस ऐसे क्यों हैं, इतनी आपस में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? सबसे पहले ये सवाल हमसे पूछा जाता था, जिसकी वजह से आपको एम्बैरेसमेंट फील होती थी कि वाकई हमारे मुल्क में इतनी करप्शन क्यों है। लेकिन जब ये हुकूमत चेंज हुई तो इसमें लोगों ने एक रिस्पेक्ट नजर देखने लगा, अरे हाँ आपका तो इस तरह की हुकूमत है ना कि ओके फाइन, अब कोई नई हुकूमत आई है आपके पास, कोई अच्छी हुकूमत आई है जहाँ पे करप्शन के अगेंस्ट बात की जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये जो बाकी ओवरसीज पाकिस्तानियों को फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम खुद वहाँ पे मैं रही हूँ, तो इस वजह से मुझे इस चीज़ का पता है कि किस तरह से हमें। लेकिन इस वक्त जो वो फेस कर रहे हैं वो तो अपने घर से इनको कहा जा रहा है कि तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो। बिल्कुल, ये तो उससे भी ज्यादा एम्बैरेसिंग है वर्दा, जिसकी जिक्र आप कर रही हैं, ये उससे भी ज्यादा दर्दनाक है, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि अरबाब इक़्तिदार होश में आएंगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों का हक उन्हें देंगे। ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। जुमे का मुबारक दिन है और इस दिन हम अपने शो में एक बड़ा प्यारा सेगमेंट करते हैं जो हम रमज़ान से कंटिन्यू कर रहे हैं, विच इज़ नोन एज आलिम के बोल। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत, बहुत ही से कहते हैं अल्लाह ने इनको बड़ा नवाजा हुआ है, मुफ्ती मोहम्मद सुभान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुभान साहब, जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सुभान साहब, इस वक्त मुल्क एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम देख रहे हैं कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जैसे लोग वैसे हुक्मरान। हम अपने हुक्मरानों को बहुत बुरा भला कहते हैं, उनके इक़दामात को बुरा भला कहते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, मुआशी हालात, ये मुश्किल वो मुश्किल, लेकिन लोग अपने गरेबान में बहुत कम झांकते हैं। और जब तक हम अपनी बुराइयों को दूर नहीं करेंगे, हम अपने अच्छे हुक्मरान भी नहीं ला पाएंगे। आपकी नज़र में मिन हैसुल कौम एज ए सोसाइटी हमें कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स अपने अंदर लानी चाहिए ताकि अच्छे हुक्मरान आ सकें? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम।
इंतहाई अहम और हसास टॉपिक है। कुरान करीम ने इस मौके पर बहुत अच्छी रहनुमाई की। उमूमन कोई भी तंजीम बनती है, कोई भी इदारा मारिज़ वजूद में आता है, कोई भी आदमी कोई कैंपेन या तहरीक चलाता है, तो उसका स्लोगन ये होता है कि आओ लोगों की इस्लाह करो। कुरान करीम का पैटर्न और उसलूब बिल्कुल हट करे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो तुम पर लाजिम है अपने नफ्सों की इस्लाह, यानी स्टार्ट तुमने अपनी ज़ात से लेना है। सूरह तहरीम में भी यही बात है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यानी ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपने जाना है। जब आपकी इस्लाह होगी, आपके घर वालों की इस्लाह होगी, तो फिर मुआशरे की इस्लाह भी हो जाएगी। और हुक्मरानों की जहाँ तक बात है तो देखे फरमाया अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे हुक्मरान हैं। कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक़्त तक नहीं बदलते जब तक वो खुद से अपने आप को बदलने के लिए स्टेप न ले, स्ट्रगल न करे, कोशिश न करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बेहतरीन हदीस है जो मिशकात शरीफ में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे हुक्मरान नेक लोग हो और तुम्हारे जो मालदार हैं वो सखी हों और तुम्हारे बाहमी मामलात मशवरे से तय पाते हो, तो फरमाया ज़मीन के ऊपर रहना यानी जिंदा रहना तुम्हारे लिए बेहतर है ज़मीन के नीचे चले जाने से। अब देखें कुरान करीम में एक सूरत है 25वें पारे में जिसका नाम ही सूरह शूरा है। शूरा मशवरे को कहते हैं, एक गैदरिंग को कहते हैं। व अमरुहुम शूरा बैनहुम, सहाबा इकराम की सबसे बड़ी सिफत जो कुरान ने बताई, उनके मामलात मशवरों से तय होते थे। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे की ज़रूरत नहीं थी। मशवरा तो वो लेता है जिसकी राय में गलती का एहतिमाल होता है। आका की हर बात अल्लाह की वही से रिलेट थी। वमा यंतिकु अनिल हवा, लेकिन उम्मत को तालीम देने के लिए आपने सहाबा से मशवरा लिया, बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया शाविरहुम फिल अमरी, सहाबा से मशवरा करें। तो दूसरी जगह फरमाए जब तुम्हारे हुक्मरान बदतरीन लोग हो, तुम्हारे मालदार बखील हो और तुम्हारे मामलात औरतों के हवाले हो जाए। देखिए घरेलू मामलात में तो औरत से मशवरा लिया जाता है और लेना चाहिए, लेकिन जो बाहर के खारजी उमूर है, जो दीनी मामलात है, तो उसमें शायद मर्दों की थोड़ी सी जो सोच समझ होती है ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर ज़मीन के नीचे रहना तुम्हारे लिए बेहतर होगा ज़मीन के ऊपर रहने से। तो हम अपने अमाल की इस्लाह करें, अपनी ज़ात की इस्लाह करें। मुफ्ती साहब, इस मुश्किल दौर में आपने बता दिया अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, हर किसी ने, हर इंडिविजुअल ने अपने गिरबान में झांक के अपने नफ्स को दुरुस्त करना है, उससे बुराइयां निकाल देनी है। कौन कौन सी बुराइयां आजकल बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं जिनसे इस वक्त रिलेट करना, आवाम को बताना कि काइंडली आप अपने अंदर देखिए और अपने नफ्स से इन बुराइयों को फ़ौरन से निकालिए ताकि अल्लाह हमें अच्छे हुक्मरान दे सके। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ी जो बीमारी है रूहानी, वो है अदम बर्दाश्त। यानी इमरानियात के जो माहिरीन हैं उन्होंने लिखा, बल्कि सर्वे किया कि 90% जो मसाइल हैं वो घरेलू हों या माशरती हों, मुल्की हो या बैनुल अक़वामी हो, उसकी वजह अदम बर्दाश्त है। हमारा टॉलरेंस लेवल 0 पर आ चुका है। जब तक आपके अंदर बर्दाश्त और सब्र की सिफत पैदा नहीं होगी तो आप हर एक से जो है वो लड़ेंगे और एक टेंशन क्रिएट होगी। इसीलिए बर्दाश्त हमारे अंदर आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया सिलमन कताक, ये नहीं फरमाया कि जो जोड़े उससे जोड़ो, जो तोड़े उससे तोड़ो, फरमाया सिलमन कताक, सबलाइम कैरेक्टर, इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। तो यही है, आप उससे जोड़े जो तोड़ता है, वाफु अम्मन ज़लमक, उसको माफ करे जो जुल्म करता है, व अहसिन इला मन असा इलैक, और उसके साथ अच्छाई करे जो आपके साथ बुराई करता है, और अपनी ज़बान को काबू में रखे। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमलिक अलैका लिसानक, अपनी ज़बान को कंट्रोल करे, तो वो कहने लगे आका ज़बान से भी तबाही फैलती है,
आपने फरमाया हसाइद वल्सिनतिहिम, ये जितने लोग जहन्नम में जाएंगे ज़बान की तबाहकारी है। आज हम अपने लीडर की वजह से दूसरे के लीडर को गाली देते हैं, हम अपनी पार्टी की वजह से दूसरी के पार्टी के लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू करते हैं। हमारी ज़बानें आग उगल रही है, जहर उगल रही है, मुआशरे में इंतशार, अनारकी और एक मुख्तलिफ किस्म के झगड़ों का माहौल है। तो अगर हम अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, अपनी ज़बान को नरम कर ले, क़ूलू लिन्नास हुस्ना पर अमल करें, तो आप देखें ये मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। पर ज़ुबान पे तो यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन साथ साथ डोंट यू थिंक मुफ्ती साहब, ज़बान आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सोसाइटी में सैडली लोगों ने गंदे गंदे अल्फाजों को तकिया कलाम बनाया हुआ होता है, अजीब सी स्लैंग लैंग्वेज, और अपनी ज़बान पे ऐसे ऐसे अल्फाज रखते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह बंदा सोचता है कि काश इसकी ज़बान पे दुरूद व पाक होता, काश इसकी ज़बान पे ज़िक्र अल्लाह होता, तो कितना उसको फ़ायदा होता, उसकी कब्र में कितना उसको उसका सवाब मिलता और उसके लिए मुश्किलात आसान होती। लेकिन वो फिर भी अजीब अजीब सी बातें अपनी ज़बान पर रखता है। लेकिन आंखों के जरिए भी जो रूह को इनपुट मिल रहा है मुफ्ती साहब, हम कंटिन्यूसली स्क्रीनों को देख रहे हैं, हम कंटिन्यूसली फहाशी को देख रहे हैं, हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि यार अब दुनिया में पर्दगी खत्म हो गई है। ये दुनिया में बुरके पे उन्होंने पाबंदी लगाना शुरू की, अल्लाह ने सबके मुंह पे मास्क लगा दिए, कोरोना वायरस आ गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आंखों के थ्रू जो रूह को इनपुट मिल रहा है वो बहुत करप्ट है। बहुत अहम बात आपने की। सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा, वो लोग जो मुसलमानों में बेहयाई फैलाते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये बदनज़री शैतान के तीरों में से एक तीर है। आप जब किसी चीज़ को देखते फ़ौरन वो इनकम और उसका आउटकम जो है वो आपके सीने में और आपके अफकार और आपकी सोच में आ जाता है और आप फिर गलत काम करते हैं। देखिए हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया मन तरकहा मखाफती, जिसने मेरी वजह से बदनजरी को छोड़ा, किसी खूबसूरत औरत को नहीं देखा, अब्दलतुहु ईमानन यजिदु हलावतहु फी क़ल्बी, बदले में ऐसा ईमान दूंगा उसकी हलावत ये महसूस करेगा। आज हमें नमाजों में कंसंट्रेशन नहीं है, तिलावत करते हुए चक्कर आते हैं, मस्जिद में बैठने से जी घबराता है, इसलिए कि हम दिन भर जो बदनजरी करते हैं वो चीजें अंदर होती हैं। फिर तू जो सरबा सुजूद हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। आप अपनी नजर को पाकीज़ा करके देखें, आंखों में हया का सुरमा डाल कर देखें, आपको दुनिया में जन्नत के नज़ारे मिलेंगे। और हया को लाने का फिर तरीका क्या है? अभी आपको ये ख्वाहिशात सबके दिल में होती है कि मेरी आंखों में हया आ जाए, लेकिन बहुत मुश्किल से आती है। कैसे आती है ये भी बताएं। फरमाया जो बदनजरी छोड़ता है, एक दफा किसी औरत को नहीं देखा अल्लाह के डर से, अल्लाह फरमाते उसके बदले में मैं अपना दीदार कराऊंगा। 100 दफा बदनजरी छोड़ोगे 100 दफा अल्लाह का दीदार मिलेगा। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, उसके दीदार से और उसकी रजा से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। और दूसरी बात, जो बदनजरी करेगा तो फरमाया उसकी आंखों में शीशा डाला जाएगा। जैसे जिना को बदतरीन गुनाह कहा तो फरमाया वज़िनल ऐन व नजर, आंखों का जिना बदनजरी करना है। इस एक बदनजरी की वजह से आप अल्लाह की रहमत, अल्लाह के कुर्ब और जन्नत से दूर हो रहे हैं। इन वईदों को अगर आप मतमे नज़र रखेंगे तो मेरे ख्याल में इस गुनाह को छोड़ना आसान हो जाएगा। और उसके लिए ज़्यादा उलमा की सोबत में रहे, जितना आप नूरानी माहौल में ज़्यादा रहेंगे तो गुनाह आपको गुनाह नजर आएगा। ठीक मुफ्ती साहब, सोबत निस्बत यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस बिल्कुल पढ़ी है, उसका मफहूम ये था कि अगर आप खुशबू की दुकान में जाएंगे तो कपड़ों में खुशबू लेकर आएंगे, लोहार की दुकान में जाएंगे कपड़ों में सुराख लेकर जाएंगे, अल्लाह वालों के साथ बैठेंगे तो आपको अल्लाह से मिला देंगे और दीन अपने दिल में लेकर जाएंगे, ईमान अपने दिल में लेकर जाएंगे। लेकिन मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब हयाई से बचना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं शायद जो देख रहे हो जिनके पास सोबत ना हो, निस्बत ना हो, वो घर पे अकेले बैठे हों, क्या वो दुरूद पाक का विर्द करें, दुरूद शरीफ का जिक्र अल्लाह करें, कुरान पाक के साथ वक्त गुजारें? वो क्या ऐसे अमल हैं जो इंसान अकेले करके भी अपने अंदर ईमान की ताकत उजागर कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ा जिक्र तो कुरान की तिलावत है। सुभान अल्लाह। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी कुरान इस कसरत से पढ़ता है कि उसको दुआ मांगने का और जिक्र का टाइम नहीं मिलता, अल्लाह मांगने वालों से भी ज्यादा अता करते हैं, इसीलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। दूसरे नंबर पर हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी जबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे, और जब तुम बागात से गुजरो तो खूब चरो, यानी अल्लाह का जिक्र करो। और एक सहाबी रसूल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं अगर 1/3 दुरूद पढ़ूं, 2/3 कुछ और काम करूं, आपने फरमाया ये भी अच्छा है।
उसने कहा कि अगर मैं आधा वक्त दुरूद पढ़ूं, आधा वक्त दूसरी इबादत करूं, आपने कहा सोने पे सुहागा। उसने कहा अगर मैं दुरूद ही दुरूद पढ़ता रहूं, आपने फरमाया फिर तो सारे मसले हल, मगफिरत हो गई, बख्शिश हो गई। तो इसीलिए हमारे जो अकाबिर थे, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो पूरी जिंदगी आका का नाम बगैर वुजू के नहीं लिया। फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, मेरे आका का फरमान है जो मुझ पे एक बार दुरूद भेजेगा अल्लाह 10 रहमतें भेजेंगे। अबू दाऊद की हदीस है अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदा फलम युसल्ली अलैहि, वो बखील है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दुरूद न भेजे तो जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद मा हुवा आलू सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। और दुरूद इब्राहिमी पढ़े। और आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन असर के बाद जो 80 मरतबा ये दुरूद पढ़ेगा 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ऑडियंस को आज हम जुम्मे के मुबारक इस मुबारक सेगमेंट के तवस्सुत से पैगाम दे रहे हैं। आज असर के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम 80 मरतबा पढ़े, 80 साल के गुनाह माफ। जज़ाकल्लाह मुफ्ती मोहम्मद सुभान साहब, अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आपके घर में बरकत रहमत लेकर आए। क्योंकि आपने जो आखिर में लोगों को तजवीज़ दी है दुरूद पाक की, इससे बहुत बड़ी ताकत है। हम में और हमारे रब में वाहिद अमल जो मुश्तरक है वो दुरूद पाक है। ज़रूर आज ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद का विर्द करें। वक्फे के बाद प्रोग्राम जारी होगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए दुनिया बोल। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। मसला ये है कि हमारा बैक दुनिया बोल है। और अब हम प्रोग्राम में वर्दा की तरफ चलेंगे। और वर्दा के पास हमेशा की तरह आप जानते हैं वर्दा बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, लंबे लंबे इनके हाथ हैं और सितारों तक पहुंच जाती हैं ये, और उनको पकड़ लेती हैं और करीब ला के पूछती हैं कि हाँ भाई सितारे क्या हाल है। लेकिन अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि पहले हम कुछ और करने जा रहे हैं, सितारे थोड़े से आगे आएंगे। अभी हम कुछ हॉकी की बात करेंगे, हॉकी की। सितारे पहुंच से दूर हैं अभी थोड़े। हमारा कौमी खेल है हॉकी, वर्दा आपको मालूम है। और हम एक जमाने में चैंपियन हुआ करते थे हॉकी के। इस दफा भी हमारी परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छी लगी अपनी टीम की। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग बैक इन एक्शन, अपनी पुरानी शेप वापस लेकर आ रहे हैं। अ लॉट इज टू बी डन, क्योंकि हमारे सारा स्पोर्ट्स का स्पॉन्सर क्रिकेट ले जाता है। पीएसएल 500 करोड़ रुपए ले जाता है। हॉकी वालों को उनका शेयर नहीं मिलता। स्क्वॉश वालों को शेयर नहीं मिलता, अल्लाह करे उनको मिले। अच्छा, हमारे मुल्क में और भी दूसरे गेम, जैसे आपने स्क्वॉश का नाम लिया, हॉकी का नाम लिया, और हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन नहीं लगता ऐसा था क्रिकेट हमारा नेशनल गेम है, क्योंकि लोग क्रिकेट के इतने फैन हैं, इतने दीवाने हैं। हमारी जवानी में हम लोग हॉकी में बहुत तेज थे। मुझे याद है हॉकी के ग्राउंड्स भरे हुए होते थे, नौजवान जो मोहल्ले के होते थे वो जमा होते थे, हॉकी से प्रैक्टिस कर रहे होते थे, बाउंस कर रहे थे। अब तो कोई हॉकी किसी दुकान में आपको शायद ही मिल जाए, स्पोर्ट्स की पर्टिकुलर शॉप में, लेकिन ऐसे रेगुलर शॉप में जहाँ पे दूसरे बैट बॉल मिल रहे हो, हॉकी नहीं होगी। इन माई ओपिनियन इट डजंट मैटर कि आप जीते या हारें, व्हाट मैटर्स इज कि आप फाइट करें, अच्छी परफॉर्मेंस दें। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के हॉकी के लेजेंड, बेहतरीन खिलाड़ी समीउल्लाह खान साहब। समीउल्लाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपको एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कैसी लगी? कौन सी इंप्रूवमेंट्स हैं जो होनी चाहिए, कौन सी खामियां हैं जिन्हें दूर करना चाहिए? अस्सलामुअलैकुम जी, बिल्कुल मैंने आपकी रिपोर्ट देखी तो बहुत अच्छा लगा कि इस वक्त सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बेहतर हो, और खास तौर पे हॉकी। जैसे आप फरमा रहे थे कि ये जब जहाँ 4 टीमें हों, पूल हो, तो वहाँ पर 2 मैच जीतना आपका बड़ा जरूरी है, वरना फिर वो अगर मगर के चक्कर में रहते हैं। और वही हुआ कि हमने 13 गोल किए इंडोनेशिया को और भारत ने 16 गोल किए। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने पहली दफा एशिया से 4 टीम रखी ताकि पाकिस्तान को मौका मिले। इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका, हम कहीं 5वें नंबर पर भी होते, शायद कहीं आगे बढ़ जाते। क्वार्टर और फाइनल, सेमीफाइनल की टीम तो हम आगे होते। तो कल के मैच में जैसे हम देख रहे हैं कि एक मैनेजमेंट का टोटल फेलियर है कि 12 खिलाड़ी उन्होंने डाल दिए, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और सारे ये ओलंपिक खिलाड़ी हैं और प्रोफेशनल कोचेज हैं। और मैं कहता हूँ कि बड़ा अकलमंदी की जाबानी उन्होंने उस वक्त पॉइंट आउट किया जब गोल स्कोर हुआ, इस पे ध्यान करना चाहिए। फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से ये लोग हैं, इन्होंने कोई डोमेस्टिक पे कोई काम नहीं किया। जैसे आप फरमा रहे थे कि कहीं हर जगह आपको क्रिकेट मिलेगी, स्पोर्ट्स हमेशा चलती है गोल्ड मेडल से या अच्छे रिजल्ट से। जब तक आप अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पॉपुलैरिटी नहीं होगी,
लोग जानते नहीं अब हॉकी क्या है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान की भी ज्यादती है कि वो रखा हुआ है, इनको फौरन ही सैक करना चाहिए और अच्छे लोग लेके आने चाहिए। और नंबर 2, इनको खुद चाहिए कि इस एशिया कप के हारने के बाद खुद छोड़ दें। और हॉकी के लिए मैं तो पूरी उम्मीद हूं कि अगर हम कोशिश करें तो अभी भी पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है, लेकिन उसमें 4 से 5 साल लगेंगे। 4 से 5 साल 4 से 5 साल लगेंगे। और अब आपने 2-3 स्टेप्स मुझे बताए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को रीवैम्प करना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन समीउल्लाह साहब यूथ में वापस हॉकी को प्रमोट करना, आप ठीक है डोमेस्टिक के इवेंट्स कराएंगे, डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स कराएंगे, लेकिन एक शौक भी तो कोई चीज होता है, वो शौक गायब सा हो गया है समीउल्लाह साहब। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, इंसेंटिव्स नहीं है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब तक नए खिलाड़ियों को उनके वालिदैन को पता हो कि इंसेंटिव मिलेगा। अभी हमारा हमसाया मुल्क है, तो मैं बात करता रहता हूँ पुराने खिलाड़ी अजीत पाल से और सुमाया एक उनके हाथ बैक थे, तो वो वेरी वेल ऑफ है हॉकी प्लेयर्स, सिर्फ लीग की वजह से प्लस डिपार्टमेंट्स जैसे 1970 में 80 तक हमारे थे, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो अब रैंकिंग आप आज पाकिस्तान की पहले 6 में लेके आए तो विद इन पाकिस्तान आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी और खिलाड़ी और व्यूअरशिप बढ़ेगी और नए खिलाड़ी कोशिश करेंगे खेलने की। जब हमारी स्टैंडिंग या रैंकिंग 18वें नंबर पे हो और हम एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट हमें हर साल 1 करोड़ रुपया दे दे और हम उसको जाया कर दें, तो मेरे ख्याल में ये वाइज नहीं है। परफॉर्म करें फिर पैसे मांगे तो सब पैसे देंगे। और लेकिन समीउल्लाह साहब एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट क्वेश्चन सर, वो ये है मेरा कि आपकी अपने अपने कलीग से बात होती रहती है, पुराने आपके इंडियन प्लेयर्स जो दोस्त हैं उनसे बात होती रहती है, मुझे एक चीज बताइए, इंडिया में जो हॉकी प्लेयर्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पाकिस्तान के जो हॉकी प्लेयर्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आप कंपेयर करें तो किस रिजल्ट पे आएंगे सर? तो उनकी जो ईयरली इनकम है कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए है, और हमारे यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्समैन ने ही पूरी टीम को बैन कर दिया, सारे डिपार्टमेंट्स बैन कर दिए, और जिनको 25 से 30 हजार रुपए मिलते थे महीना वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये भी ज्यादती है। और इस वक्त आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट ही चल रही है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है और पीसीबी के पास पैसे हैं, लेकिन बाकी सब स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। जब तक स्पोर्ट्स नहीं होंगी तो जो नौजवान हैं वो डेस्परेट होंगे, बाकी चीजें होंगी। स्पोर्ट्स एक मीडियम में जो किसी को बेहतर कर सकता है। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़े नाम हॉकी के लेजेंड समीउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने वाज़ेह कर दिया हुकूमत का फेलियर है, हॉकी फेडरेशन का फेलियर है, आज हॉकी पाकिस्तान में डूबती जा रही है, दफन होती जा रही है, शौक नौजवानों में ख़त्म हो गया है। वजह यह है कि अगर भारत की एग्जाम्पल ले लें तो भारत में एक हॉकी प्लेयर 1.5-2 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ वहाँ कमाता है, जो कि यहाँ के तकरीबन 2.5-3 हो जाएंगे। यहाँ पे एक हॉकी प्लेयर जो पहले 25,000 रुपए महाना उसको मिल रहे थे, उसको भी पॉलिटिक्स की नज़र करके अपनी सारी सियासत करके इदारों के अंदर इतने कमज़ोर जो हो चुके हैं उनको भी फारिग कर दिया, बेरोजगार घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी कॉर्पोरेट्स इस वक्त सुन रहे हैं, हमें बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े लोग मुखैर आज़ाद सुन रहे हैं, खुदारा दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ भी देखिए, सिर्फ क्रिकेट की तरफ ना देखिए, दूसरे स्पोर्ट्स को भी स्पॉन्सर चाहिए होता है, उन खिलाड़ियों की भी आपको मदद चाहिए होती है। लेकिन सैडली हॉकी जो हमारा कौमी खेल है, नाम का कौमी रह गया है, वर्दा काम करने। जब इस तरह के हालात होंगे तो डेफिनेटली कौन सी आपकी यूथ या आपकी यंग जनरेशन इसकी तरफ आना चाहेगी जब वहाँ पे पैसे ही नहीं है, सैलरीज ही नहीं है और महंगाई का तूफान हम सब जानते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त हुआ एक बहुत ही मज़ेदार सेगमेंट का कि सितारे हमारी थोड़ी सी पहुँच में आ गए हैं तला, और ये आपका फेवरेट सेगमेंट है और आपके भी कुछ सवालात होते हैं जिनका आपको जवाब नहीं मिलता, वो हम कोशिश करते हैं कि सितारों की रोशनी में हम उनका जवाब ले लें। वर्दा मुझे चिढ़ा रही है क्योंकि मैं सितारों को नहीं मानता, इसलिए मुझे हमेशा तंग करती हैं। ये खैर आप करें वर्दा, नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत तंग करना चलता है ना तला, जरूरी है, जरूरी है। चलिए जी, कनान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जी क्या सूरत हाल चल रही है मुल्क की, महंगाई की, सितारों की। एक बहुत ही अहम सवाल कल भी हमने इस पे सवाल उठाया था कि 6 दिन खान साहब ने क्यों दिए, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बाकायदा कुछ सुनगुन है कि कुछ जराये के मुताबिक कि कुछ बातचीत हुई है, कुछ मुज़ाकरात हुए हैं, तो इस वजह से ये कॉल पीछे ली गई है, वरना हुकूमत तो चाह नहीं कह रही थी कि भाई वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे, लेकिन खान साहब धरने के लिए ही आए थे, लेकिन फिर उन्होंने धरने की कॉल वापस ले ली। जी कनान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक्स आपने इनवाइट किया। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, आप आ गए सर जी। आप बहुत मसरूफ होते हैं, हमें पता है, आप बहुत बिजी होते हैं, हमें वक्त देते हैं अपना कीमती। आप ये बताइए कि मुल्क की सूरत हाल जो चल रही है, धरने की कॉल वापस ले ली गई है अब, और 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है गवर्नमेंट को कि 6 दिन में इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। आप क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको, सितारों के अहवाल क्या कह रहे हैं? खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था, जो मैंने एक प्रेडिक्शन की सूरत में वीडियो भी अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पे। उसमें मैंने बताया था कि खान साहब ने 25 मई का जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, जो है वो रखा था। बिल्कुल लॉन्ग मार्च के लिए आगाज किया था 25 मई को। तो 25 को अगर हम जमा करें तो 2 और 5 को जमा करने से अदद 7 बनता है, जो कि खान साहब का लकी अदद है। खान साहब ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद भी 25 अप्रैल को रखी थी, और जब इलेक्शन हुए थे तो 25 जुलाई को खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे। तब भी मैंने कहा था कि 7 का अदद बन रहा है, खान साहब को फेवर करेगा, लकी है उनके लिए, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए तो 7 वोट रिजेक्ट हुए थे अपोजिशन के, जिसकी वजह से वो चेयरमैन सेनेट जो है वो सिलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पर भी 7 के अदद ने खान साहब को फेवर किया था। तो मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि खान साहब जिस डेट को आगाज़ करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च का, वो डेट इनके लिए लकी है, वो अदद इनके लिए लकी है, तो खान साहब के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी। तो अभी जहाँ तक हम 6 दिन की बात करते हैं तो 7वें दिन इसका फैसला आएगा डेफिनेटली। तो 7 का अदद यहाँ पर भी खान साहब को फेवर कर रहा है। तो खान साहब गेन ज़रूर करेंगे इस फैसले से, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा अर्ली होगा ये कहना कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन होगी, खान साहब की विन विन सिचुएशन होगी, वो इससे गेन ही करेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी यहाँ पे। सही। अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमत, अपने सब सुनने में आ रहा है, सब लोगों को लग भी यही रहा है कि जिस तरह की हुकूमत ने इकदाम किए हैं अभी आवाम के साथ, उस तरह से लग रहा है कि हुकूमत अपने मेजॉरिटी वोट बैंक खो चुकी है। तो हुकूमत को किस तरफ देखते हैं आप कि अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो क्या हुकूमत के वापस आने के चांसेस हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग जो अभी तक की कैलकुलेशन है मेरे पास, मुझे नहीं लगता कि इतने अर्ली इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो सकते हैं। अक्टूबर तक के सुनने में आ रहा है। बिल्कुल, जहाँ तक बात है कि हुकूमत दोबारा वापस आ सकती है या नहीं, तो इसमें देखिए जो मैंने कैलकुलेशन की है, मुझे यही नज़र आ रहा है कि जुलाई अगस्त तक तो पाकिस्तान का टाइम अनलकी चल रहा है, जिसमें जो है अल्लाह ना करे ये प्रेडिक्शन ठीक साबित हो। मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, अभी भी मुझे मज़ीद महंगाई होती हुई नज़र आ रही है। जुलाई अगस्त तक तो हालात काबू में नहीं आते हुए नज़र आ रहे हैं महंगाई के हवाले से। लॉ एंड ऑर्डर भी जो है वो प्रॉब्लम में रहेगा कहीं ना कहीं। मुझे नहीं लगता इस हुकूमत के हवाले से कोई लकी टाइम मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अगस्त के बाद पाकिस्तान का भी थोड़ा सा एवरेज टाइम शुरू हो जाएगा। तब तक पाकिस्तान का थोड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का अनलकी टाइम शुरू होगा। मैं शहबाज शरीफ की तरफ ही आ रही थी कि उनका फ्यूचर क्या है। शहबाज शरीफ का नाम आपने ले लिया है तो बता दें ज़रा। जी, शहबाज शरीफ साहब की अगर मैं बात करूं तो अगस्त के बाद उनका अनलकी टाइम शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। अगस्त वो टाइम होगा जिसके बाद उनकी अपने इत्तेहादियों से ही बनना मुश्किल हो जाएगी। अभी अगस्त तक चीज़ें कहीं ना कहीं चलती रहेंगी हुकूमत की, लेकिन उसके बाद इख्तलाफात नज़र आएंगे हमें इत्तेहादियों के आपस में ही। तो ये बहुत मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है ये गवर्नमेंट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये इसी तरह चलते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे महंगाई का तूफान इसी तरह जो है वो कंटिन्यूटी में नज़र आ रहा है मुझे। सही। तो आपको लग रहा है कि हुकूमत अपना ये टेन्योर जो है ये पूरा कर लेगी? हाँ, हुकूमत के टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ये गवर्नमेंट चलती रहेगी किसी ना किसी तरह। अच्छा, गवर्नमेंट चलती रहेगी किसी ना किसी तरीके से। सही। तलहा आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। तलहा जी पूछिए। इमरान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत बखैर है आपकी? आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। सवाल बड़ा ज़रूरी है मेरा आपसे, बड़ा अहम है। मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मैं आपके बालों को देखकर बड़ा जेलस हो जाता हूँ, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे बालों के सितारे आपको क्या बताते हैं और आपके बालों का राज क्या है? मेरे बालों का कोई खास राज नहीं है। आपके बालों के सितारे मैं तभी बता सकता हूं जब आप मेरे साथ डेट ऑफ बर्थ शेयर करेंगे। लेकिन स्टडी ये कहती है कि जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 5 का अदद
ज़्यादा टाइम आता है या डोमिनेटिंग होता है, उनके बालों के हवाले से प्रॉब्लम्स रहती हैं, या फिर जमनाई विर्गो लोग जो होते हैं उनके बालों के हवाले से। वैसे वो मेरी बर्थ डेट जो है 23 अगस्त है इनान, सो you're on target। हाँ 5 आ गया। देखिए आप मानते नहीं है तलहा। देखिए 23 जो है 2 + 3 = 5 बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, और जिनका 5 का हिस्सा होता है उनके बालों के मसाइल रहते हैं तलहा। तो मेरे बाल है नहीं, मेरा कोई मसला नहीं, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखिए कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं जो इल्म की रोशनी हमें सिखाती है, हमें दिखाती है कि तारों के क्या चाल ढाल है, उससे हम एक गाइडलाइन जरूर ले सकते हैं। अच्छा कनान साहब मुझे बताइएगा, पेट्रोल का तो पूछ ले, डॉलर का तो पूछ ले। मैं उसी पे आ रही हूँ कि पेट्रोल की कीमत का जो इतना ज्यादा इजाफा हो गया है, 30 रुपए बढ़ा दिए हैं पेट्रोल की कीमत पे, अभी मजीद महंगाई और बढ़ेगी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मईशत का हाल और बिगड़ेगा या फिर कुछ स्टेबिलिटी या कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए अनफॉर्चुनेटली मुझे ये प्रेडिक्शन देनी पड़ेगी, मेरी दुआ है ये प्रेडिक्शन गलत साबित हो। अगस्त तक चीज़ें इसी तरह नज़र आ रही हैं, मुझे महंगाई बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, देखिए ये जून का महीना जो है इसको भी मरकरी रूल कर रहा है, पाकिस्तान को भी मरकरी रूल करता है, पाकिस्तान को 5 का अदद रूल करता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था, तो ये जून का महीना इसको भी मरकरी रूल कर रहा है। लेकिन जब अनलकी टाइम चल रहा होता है किसी भी कंट्री का या शख्स का, तो रूलिंग नंबर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। तो अभी चूंकि मरकरी रूल कर रहा है और मरकरी पाकिस्तान का रूलिंग नंबर है, रूलिंग स्टार है, इसलिए ये अल्लाह ना करे जून के महीने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें महंगाई के हवाले से देखने को मिलेंगी। ट्रैवलिंग मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि मरकरी ट्रैवलिंग को रूल करता है, कम्युनिकेशन को रूल करता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो हैं अल्लाह ना करे वो रहेंगी, और महंगाई जो अल्लाह ना करे बढ़ती हुई नज़र आ रही है मज़ीद। चलें, थैंक यू सो मच कनान चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें सितारों के हवाले से आगाह करके। अभी महंगाई मजीद बढ़ेगी और बम गिरेंगे, आवाम पे अल्लाह ताला रहम करे, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और तरह आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी, चंद माह पहले जब हमने शो स्टार्ट किया, तब भी हम अपनी प्रेडिक्शंस जब लेते थे इस तरह से, इनको तब से ही हम सुनने में ये हमें आ रहा है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, और ये कहा गया था कि मई और जून बहुत क्रिटिकल साबित होंगे पॉलिटिकली पाकिस्तान के लिए, और वो हम देख भी रहे हैं। खैर आगे क्या होने वाला अल्लाह मालिक, हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पर रहम फरमाए। एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद शायद किसी बड़ी कास्ट से आप मिलाने वाली हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं भी रिवील करना नहीं चाहूंगी। अगर आप भी मिलना चाहते हैं एक बड़ी कास्ट तो देखते रहिए दुनिया बोल है, कहीं जाइएगा नहीं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था, बल्कि तलहा ने कहा था कि हम कुछ लोगों से, कुछ मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन ये सेगमेंट जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट सेगमेंट है। और अब थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार कर लेते हैं। थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं करी। लेकिन आपको मैं चले आपको क्या बताऊं, मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार है क्या। देखा तलहा आपने, और आप सब ने देखा, ये है थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार। कितनी इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है, और अब हम आपको मिलवाएंगे। तो मुझे लग रहा है प्यार ज्यादा है, सेटिंग कम है। नहीं, ये प्यार में कुछ सेटिंग हुई और सेटिंग में कुछ गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से प्यार मेरे ख्याल थोड़ी सेटिंग करने, हमने सेटिंग कर लिया, सबको बुला लिया अपने स्टूडियो में। जी बिल्कुल, हमने इनको स्टूडियो में बुला लिया और आप मुलाकात करवाते हैं अब हमारी मूवी की पूरी कास्ट से। थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, सबसे हमारी सीनियर एक्ट्रेस लैला जुबैरी हमारे साथ हैं, फिल्म की हीरोइन सैयदा इम्तियाज, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं बड़े स्मार्ट से, डैशिंग से मूवी के हीरो मलिक अकील। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अपने हमारे शो सईदा इम्तियाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सईदा इम्तियाज। अच्छा जी मलिक, आपका एक डायलॉग है कि धीरे से आई है और दिल में उतर गई है, तो ये कितनी बार हुआ है मूवी में आपके साथ? कौन कौन धीरे से आया और दिल में उतरा? बस जो भी आता रहा उतरता रहा, हमने कहा आने दो। बड़ी जगह है दिल में, हमने बड़ी जगह है। बोले लड़कों के दिल की जो मेमोरी है ना, वो आज तक बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर वाले हैं वो भी नहीं पता करा सके कि भाई ये कितने टीबी की है, ये क्या है इनके अंदर हार्ड डिस्क। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपका यही होगा, यार आपकी फिल्म में ऐसा क्या है जो किसी और फिल्म में नहीं? व्हाट्स डिफरेंट अबाउट योर मूवी? पहले तो हम हैं किसी और फिल्म में नहीं है। दूसरा, अच्छा सो हमारी फिल्म के अंदर म्यूजिक है जो काफ़ी टाइम से मिसिंग था इंडस्ट्री के अंदर। फिल्म में हमारी फिल्म के अंदर लोकेशंस हैं, आप हमारी लोकेशंस देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इंडोर शूट किया हुआ है। और हमारी फिल्म के अंदर वो कहानी है जो कि ऐसा नहीं है कि
कि 8-10 फिल्म्स देखी और उससे एक आइडिया ले लिया, स्क्रैच से लिखी हुई कहानी। एक चीज, आपकी जो मूवी की कहानी है वो लव ट्रायंगल है, ऐसे ही है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है? बिल्कुल उन्होंने सही कहा, रोमांटिक कॉमेडी बेसिकली, रोमांटिक कॉमेडी है, उसके अंदर ट्रायंगल। अच्छा, हमारे कॉमेडी ट्रायंगल ही क्यों होता है मुझे ये बताया कि सर हमें तो फ्रायंगल चाहिए। अच्छा यानी आप हर किस्म के स्टार ऑफ डेविड के लिए भी तैयार हैं, जितने कोने उतना अच्छा। ओके। अच्छा लैला, आप क्या रोल प्ले कर रही हैं इस मूवी में? मैं इसमें हीरो की मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ। दिखाया कि हम लोग बाहर से आए हैं, अच्छा अब्रॉड से पाकिस्तान आए हैं और हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है, इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। बेटा सिंगर है और यहाँ के बेचारा परेशान हो जाता है। यहाँ के जो आपको पता है जो बाहर पले बड़े बच्चे होते हैं वो यहाँ की उससे जरा उनको सेटल होने में ही टाइम लगता है, बहुत समझने में टाइम लगता है। स्ट्रीट स्मार्ट, उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली, तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और फिर जो उसके साथ सेटिंग्स और वो हो रही होती हैं उसमें अच्छा फिर ये भी होता है ना ओवरसीज से कोई लड़का आया हो तो लड़कियां ज्यादातर उसको घेरने के चक्कर में लगी रहती हैं कि ये हमसे शादी कर ले, सेटल हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। क्या बात है, मैंने आपको स्क्रिप्ट दिया था। लगता है आपने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, आपने पढ़ा है। तो ऐसा ही होता है ऐसा ही। अगर हम रियलिटी बेस देखें तो ये चीज होती है। तो सईदा आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान बेस्ड ही थी? मैं पाकिस्तान बेस्ड नहीं हूँ, मगर फिल्म में ऑपोजिट है, बिकॉज मैं बाहर से आई हूँ। नहीं, फिल्म में, मैं फिल्म में बात कर रही हूँ। अच्छा, फिल्म में, हाँ, फिल्म में मैं एक पाकिस्तानी लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ। This is your first movie? No, this is not my first movie. पहली फिल्म मैंने जावेद शेख के साथ की है, उनके बैनर के नीचे वो डायरेक्ट की थी वजूद। This is your second movie? This is my second film. मतलब आपकी कितनी मूवी? मेरी ये थर्ड है, लेकिन एज ए मेन लीड इट्स माय फर्स्ट फिल्म। और इससे पहले मैंने शेरदल फिल्म की थी, उसमें मैंने हरिजीत सिंह सिख जो एक कैरेक्टर था वो मैंने एयरफोर्स का। इस मूवी में आपको शूट के दौरान कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट, सम मेमोरीज, कुछ सीखा हो आपने लैला से, कुछ ऐसी यादें? एक चीज तो सीखी हो तो मैं बताऊं, बहुत सारी चीजें इनसे सीखी है। तो सेट के ऊपर बिहेव कैसा रखना है, आप जब इतने नोन हो और दुनिया आपको जानती है, उसके बावजूद आपने हम्बल कैसे रहना है, आपने दूसरों के साथ बिहेव कैसा करना है, तो मैंने ये इन्हीं से सीखा है। How sweet. आपने क्या सीखा सईदा ऑन द सेट्स? What was new for you? What was new for me, like overall? क्या सीखा है? I mean, सेटिंग करनी एक कॉफी लेके आए सईदा के लिए, जल्दी से कॉफी जल्दी से। सुबह से हमने उठा के बिठा दिया यहाँ पे। I mean, ये मतलब सेटिंग करना सीखी। I mean, honestly speaking, रियल लाइफ में तो हाँ, मतलब रियल लाइफ में चुलबुली हूँ, प्रैंक्स करती हूँ, मगर ये जो एक्चुअली इसके बाद सच में थोड़ी सी सेटिंग करना सीखी है, लोगों को मामू बनाना सीखा है। अच्छा, मूवी की कहानी से ट्विस्ट होके या फिर आपस में साथ मामू से इसलिए कि आज हमारा एक और कैरेक्टर है जो नुमान हबीब साहब प्ले कर रहे हैं, कराची के बड़े मशहूर एक्टर हैं, और उनका जो कैरेक्टर है वो बेसिकली उनके कैरेक्टर का नाम है मामू। और आज हमारा सॉन्ग एक रिलीज होने जा रहा है जो दुबई में हमने शूट किया है, चल हट मामू। अच्छा, ठीक है, तो वो मामू से मुझे याद आ गया कि मैं वो भी बता दूं। गुनगुनाना चाहेंगे वो गाना? वो फीमेल सिंगर की आवाज में। सईदा ये वाला दूसरा सॉन्ग गा सकती हूँ मैं। तलहा, आप जो दिल चाहे गाएं। तलहा का सुबह से गाना सुनने का मूड हो रहा है ना तलहा? एक सेकंड लाओ। जी। ना हम रुके ना तुम रुको, प्यार की राहों में ले चलो। बस इतना ही बहुत है। मुझे लिरिक्स याद नहीं है। कोई बात नहीं, खैर है। आवाज बड़ी खूबसूरत पाई है इन्होंने। आवाज पहले सिंगर बनना चाह रही थी, फिर एक्टर बनी। जब ये सिंगर बनना चाह रही थी तो लोगों ने कहा ना ही बने। अच्छा लैला, आप बताइए, आप जिस तरह से आपने स्टोरी थोड़ी सी हमें बताई, थोड़ी सी हमें समझी भी, थोड़ी सी इन्होंने बताई भी हमें लैला जी ने, कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ पे आए, और फिर आपने एक तो जब इन लोगों के साथ काम किया और जब ये सेटिंग वगैरह में आपके बेटे फंसते हैं तो आप इनको कैसे निकालते हैं? क्योंकि हमने कुछ ट्रेलर में सीन्स देखे हैं जिसमें आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं, फिर आपके बेटे बड़े टेंस हैं, बड़े परेशान हैं, तो वो क्या सिचुएशन बनती है आपकी? और हॉस्पिटल के सीन्स करना कितना मुश्किल होता है जब आप इतने फेमस होते हैं? नहीं, हॉस्पिटल बड़ा अच्छा था, बहुत प्रोटोकॉल दिया उन्होंने, तो कोई मुश्किल तो नहीं हुई हॉस्पिटल के सीन में। और हाँ, फिल्म में ये है कि बस वो तो अब मैं बताऊंगी तो स्टोरी हो जाएगी, रिवील हो जाएगी। हाँ, इसमें ये कि थोड़ा सा इसका जो बेसिक थीम है वो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और इसी वजह से मेरा कैरेक्टर भी उसमें ऐसा स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा। और उसमें यही दिखाया कि शी इज़ अ बिजनेस वूमन, अपना आके भी यहाँ पे बिजनेस कर रही है, अपना ऑफिस है और सब कुछ है।
और जो उसमें लड़कियों का भी दिखाया है कि ज़्यादा डोमिनेटिंग और उस तरह की हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया है। Another important question I want to ask you, जिस वक्त हम देख रहे हैं मार्केट में एक बहुत शोर मचा हुआ है कि हम लोकल कंटेंट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं इंटरनेशनल कंटेंट के ऊपर। इंटरनेशनल मूवीज ज़्यादा चलाई जा रही हैं और लोकल मूवीज हटा दी जाती हैं 7 दिनों के बाद। पूरी इंडस्ट्री शोर मचा रही है। ईद पे रिकॉर्ड मूवियाँ रिलीज हुई हैं, पाकिस्तानी कंटेंट बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ है। हाउ डू यू सी द सिचुएशन? एंड ऑफ कोर्स लैला, आप मलिक, आप तीनों एक बहुत अच्छी सोसाइटी में एक अच्छी जिंदगी जी आप लोगों ने, आपने बचपन से हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं और आप जानते हैं बॉलीवुड ने भी हॉलीवुड से इंस्पिरेशन लिया है, फिर हमने बॉलीवुड से लॉलीवुड ने इंस्पिरेशन ले लिया, तो वी ऑलवेज बीन कॉपीइंग देम। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं देखना चाहिए, उनसे हम काम सीखते हैं, उनसे इंस्पिरेशन हमारा तो इस पे यही है, लोकल कंटेंट लोकल कंटेंट इंटरनेशनल कंटेंट। हाँ, हमें ये है कि असल में हमारे यहाँ सिनेमास बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली। बहुत से सिनेमाज हैं उनको प्लाजास में कन्वर्ट कर दिया गया है और इस तरह का हुआ है, तो हमारे पास वैसे ही बहुत कम है प्लेटफॉर्म अपनी फिल्म चलाने के लिए। और फिर जब कोई फॉरेन फिल्म आ जाती है तो उसके बाद जो हमारे सिनेमा ओनर्स हैं उनको अपने ज़ाहिर पैसे भी कमाने होते हैं, तो वो हमारी फिल्मों को पीछे हटा देते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी जब अभी ईद पर इतनी अच्छी फिल्म्स रिलीज़ हुई और डॉक्टर स्ट्रेंज के आते ही उन्होंने जो सारे प्राइम टाइम था वो डॉक्टर स्ट्रेंज को दे दिया। We were wrong to release so many movies at the same time. हाँ, ये चार फिल्में साथ आएगी तो एक भी नहीं आएगी, वरना चार करके। मगर ये फॉरेन कंटेंट होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, मगर एक बैलेंस के साथ हो। यानी अगर आप 30% फॉरेन कंटेंट चला रहे हैं तो बाकी वक्त आप अपनी फिल्म चलाएं। पाकिस्तानी सिनेमा को भी टाइम देना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करे कि इसका चेक एंड बैलेंस हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फॉरेन कंटेंट बंद करना सोल्यूशन नहीं है। हम सब देखना चाहते हैं और भी लोग हैं जो देखना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं है, देखें डिफरेंट हमारे पास कंपटीशन तो हमेशा अच्छा हर तरह का पाकिस्तान में फूड अवेलेबल है, गाड़ियाँ इम्पोर्ट, उसमें अगर ऑप्शंस हैं तो इसमें भी होना चाहिए। 3 महीने के लिए बैन लग गया, अभी सबको चॉकलेट वॉकलेट नहीं मिलेगा, मुश्किल मैं ये इसमें मैं पॉलिटिकली कुछ नहीं कहना चाहता। और ये है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि चेक एंड बैलेंस होगा तो उसमें क्या है कि जैसे इन्होंने कहा 30% है, एक परसेंटेज हो जाएगी कि आप अपनी फिल्मों को कितना प्ले टाइम दे रहे हैं और बाहर के फॉरेन के कंटेंट को कितना टाइम दे रहे हैं। उसमें क्या है कि उसमें हमारे लिए बेहतरी ये है कि हमारी ऑडियंस भी आ जाएगी और हमारा ये, और अगर हमारी फिल्म्स लगेंगे नहीं स्क्रीन के ऊपर, ऑडियंस आएगी नहीं देखने, तो मुझे बताएं प्रोड्यूसर्स तो आहिस्ता आहिस्ता करते रिवाइवल कैसे होगा फिल्म इंडस्ट्री? काफी अच्छा रिवाइवल हुआ है। हम देख रहे हैं कि म्यूजिक में और चीजें, जिस तरह से आपने बताया कि लोकेशन इतनी खूबसूरत आपकी मूवी में देखने को मिली है, डायरेक्टर्स इतने अच्छे आए हैं, आगे बढ़ के और चांस मिलना चाहिए। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे। अमूमन हम देखते हैं पाकिस्तानी फिल्म की मैं बात कर रही हूँ स्पेशली, कि जब हम ट्रेलर्स देखते हैं तो हमें फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन जब हम पूरी मूवी देख रहे होते हैं बैठ के तो स्टोरी में इतनी जान नहीं होती। तो इस पे क्या कहेंगे आप? आपकी मूवी में बोरिंग हो जाती है, ये कंप्लेंट रही है। एंड इतना अच्छा नहीं होता कि पूरी मूवी इतनी अच्छी स्टार्ट से उठी थी, बीच में तो क्लाइमैक्स तो लगा ही नहीं कि क्लाइमैक्स। मैं इस पे यही कहूंगा कि कुछ 2-3 फिल्में आपने भी देखी होंगी, मैंने भी, आप उसको अपने नजरिए से देखते हैं। आपके लिए शायद वो फिल्म जो है कोई बोरिंग हो, मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग हो। तो इसके ऊपर स्टोरी के ऊपर मैं एज सच ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता कि मेरी किसी को अलग-अलग जॉनर्स पसंद आते हैं, कोई एक्शन भी देखता है, कोई कॉमेडी, कोई हमारी फिल्म में जैसे कि 5 सॉन्ग है, तो किसी को राहत फतेह अली खान साहब का सॉन्ग पसंद आया, किसी को मामू वाला जो आज रिलीज होने जा रहा है उसकी बीट पसंद आई। तो ये अच्छा, यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है कि लोगों के डिफरेंट टेस्ट है। हर इंसान अपने लिहाज से उसमें से कुछ निकाल लेता है। ये बताएं, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, सेटिंग और प्यार में से आपको क्या पसंद आया? दोनों। वजह? ये तो हवस है यार, तो आपका पेट भर के नहीं दे रहा है। सेटिंग का अपना मजा है और प्यार का अपना मजा है, लेकिन थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार में ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट ऑल अबाउट लव एंड रोमांस। हर चीजों में सेटिंग होती है। जैसे आपने माइक की सेटिंग की, ठीक है, आपको अपने शो से प्यार है, ठीक है, आपको अपने स्क्रिप्ट से प्यार है, इसी तरीके से डिफरेंट चीजों में हर इंसान की थोड़ी सेटिंग होती है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारी जिंदगी में जिनके साथ हमारी सेटिंग अच्छी, अब हम ये कि इमोशंस अटैच नहीं है उनके साथ, लेकिन सेटिंग है, ठीक है। सो जैसे हम कहीं जाए तो अपने कैमरामैन से सेटिंग कर लेते हैं, लाइट अच्छी ले, शॉट अच्छा ले ले। सो ये सेटिंग आपने हर जगह सेट कर दी है। तो मैं ये कौन सी सेटिंग सबसे महंगी पड़ी? सर ये वाली फिल्म के अंदर ये बहुत महंगी पड़ी मुझे, मेरे तो बैंक बैलेंस सब गया। फिल्म के प्रोड्यूसर आप
How long did you take to make this movie? कितना वक्त लगा आपको? Initially 1 साल। 1 साल। और लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गया। कोविड से पहले बन गई थी। अच्छा। अदरवाइज हमारी फिल्म जो है वो 2019 में इट वाज रेडी टू रिलीज, लेकिन अब कब रिलीज होगी? अभी 3 जून को रिलीज हो रही है मूवी। अभी मुझे बताया है हम 3 जून कर रहे हैं, ऐसे एहसास नहीं, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे मेरी काम पे टांगना शुरू हो गई है। ये सियासी बयान दे दिया आपने। आप बड़े एक्टर बनना चाहते हैं, सियासी बयान देना छोड़ दिया, बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को दोबारा से एक दफा रिमाइंड कराना चाहूंगी कि 3 जून को बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तानी फिल्म लव ट्रायंगल, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, रिलीज होने वाली है 3 जून 2020 को, यानी कि 2022 को, यानी कि अगले फ्राइडे को। तो जरूर जाके देखिएगा, बहुत जबरदस्त मूवी है। क्योंकि मुझे इसके कुछ गाने भी बहुत अच्छे लगे जी। एक तो यहाँ पे मुझे सैयदा ने सुनाया और हमने ट्रेलर में भी देखा, और इसकी लोकेशंस बड़ी अच्छी है मूवी की, अगर आप देखें तो लग रहा है वाओ। अच्छा, ये सारी मूवी की से आपने लोकेशंस ली है कहाँ, पाकिस्तान के या अब्रॉड में जाके? पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया। इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें फिल्म में फ्रेशनेस आपको बहुत लगेगी, क्योंकि एक तो मोस्टली इस्लामाबाद में शूट हुई है और उसके अलावा जो सॉन्ग्स वगैरह हैं वो सारे नॉर्दर्न एरियाज में जाके किए हैं। अच्छा, वो भी कोई ऑलरेडी जो डिस्कवर हो चुकी है लोकेशन, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमने खुद रिसर्च की है। इवन हमारी जो एक सेकंड हीरोइन है वो एक जगह पे, उनको नहीं लाया आप? वो उनकी कोई मदर का इशू है, वो लाहौर में है। तो वो रोने शुरू हो गई कि वो कहती है यार ये इतनी मुश्किल लोकेशन की जगह चढ़ के जाके, लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन पे देखा तो कहते हैं वाओ। मैंने इसलिए पूछा कि देख के स्क्रीन पे ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं अब्रॉड में जाके शूट किया है, लेकिन अब्रॉड में हमने सिर्फ एक दुबई के अंदर एक हमने सॉन्ग शूट किया। कितने करोड़ में फिल्म तैयार हुई है? ये तो प्रोड्यूसर को पता होगा। प्रोड्यूसर को पता होगा। ना ये इतने में जितने में तैयार हुई है, हम यही कहते हैं आप बस उसका आधा भी अब पाकिस्तान से जो है प्रॉब्लम है। यही है हमारे लोग रिकवर नहीं होता ना, हमारे बड़ा मसला है। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि लोग सिनेमा में जाके फिल्म नहीं देखते। हम मुझे कितने मैसेजेस आए हैं, कितने लोग हैं टीवी पे कब आएगी यार टिकट भेज देना यार फ्री में। एक तो टिकट तुमसे इनोवा में मैं एक तो फिल्म पे पैसा लगाओ, इसलिए प्रीमियर नहीं कर रहे। अच्छा, इसलिए प्रीमियर नहीं कर रहे आप। पर्सनल आइडिया है, हो सकता है आप एग्री करें डिसएग्री करें। हमें चाहिए कि हम जो एलीट हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनके एरियाज में हम सिनेमाज देखते हैं, होम थिएटर्स देखते हैं, वहाँ पे चलो लगती है मूवी हमेशा, लेकिन यार गरीबों के लिए ना फ्री स्क्रीनिंग करें। वो ना वो जो बड़ी सी स्क्रीन पे लगा के ओपन ग्राउंड में आप लगा देंगे, लोग आए फ्री में देखें, बड़ी दुआएं मिलेंगी, पैसे रिकवर हो जाएंगे। मैं बिल्कुल यही बात कहती हूँ कि देखिए पहले होते थे सिनेमा सस्ते वाले भी होते थे, ड्राइव इन भी होते थे, दूसरे जो सिनेमाज होते थे उसमें जैसे छियाने वाले टिकट होते थे एक जमाने में, तो वो उसमें उनके लिए ऑप्शंस थे। अब बेचारे वो कहाँ जाएं, अब तो टिकट इतना महंगा, 800-900 रुपए का टिकट लेके एक पूरी फैमिली जाए तो मिडिल क्लास भी नहीं अफोर्ड कर सकती। फ्री देना भी हम आपको पता है, हमारी फ्री चीज की कोई कदर नहीं होती हमारे। ये बात भी ठीक है। तो मेरे ख्याल में 30 रुपया 50 रुपया हमें लेना ही चाहिए। थोड़े पैसे इतने ताकि हर किसी की रीच में हो। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात भी, ये लैला जी ने भी कल एक शो में कही कि ये होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारे जो ये एरियाज हैं उनके अंदर हमें उनकी जितनी इस्तात के मुताबिक हमें 200 का 150 का जो भी टिकट पहले था। मुझे बताया हमारी पाकिस्तानी फिल्म चूड़ियां हिट हुई है, कल मैं बैठा हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उन्होंने कहा उस वक्त लैला जी 30 रुपए का टिकट था, 30 रुपए के टिकट पे आज उन्होंने उस वक्त का 10 करोड़ रुपए आई गेस किया। तो आज का वो हिसाब लगा लें 900,000 में जो फिल्में कर रही है, तो कितना हो सकता है। अभी असल में तो आपकी ऑडियंस वही है और वही फिल्म को सही बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा कि कहते हैं कि बातें खत्म बड़ी जल्दी गुजर गया टाइम, इंटरेस्टिंग बहुत जल्दी टाइम गुजर गया, हमारे पास थोड़ा टाइम है। यही बैठते हैं, छोड़े प्रोग्राम बंद नहीं कर रहे, क्या करिए प्रोग्राम आज हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, छोड़े ऐड छोड़े यार, प्रोड्यूसर साहब चलाते रहे प्रोग्राम, रात तक नहीं बैठे। एक सवाल, अच्छा आपकी मूवी की कास्ट जो है वो ज्यादातर सारी न्यू कास्ट है, तो आपको कैसा लगा इन सबके साथ काम करना? मुझे बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं ही एक सीनियर थी उसमें और मुझे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिला। क्लोजिंग रिमार्क्स, योर लास्ट वर्ड्स। कोई मैसेज अपने व्यूअर्स को देना चाहिए? यही सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप चाहते हैं कि हमारा सिनेमा रिवाइव हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारी अच्छी फिल्में बने, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग घर से निकलें, और खान साहब ने भी कहा था, मैं भी कह रही हूँ, घर से निकलें और जाके मूवीज़ ज़रूर देखें, चाहे वो कोई भी पाकिस्तानी मूवीज़ हों, क्योंकि जब तक आप खुद निकल के नहीं देखेंगे, आप प्रमोट नहीं करेंगे, हमारी फिल्म कभी कामयाब नहीं। बस मेरा यही है कि आप 3 जून को फिल्म देखने ज़रूर जाएं, सिनेमा में जाएं, अपने पाकिस्तानी कंटेंट को सपोर्ट करें, और इसी तरीके से हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करेगी और अच्छी बजट की फिल्म बनेगी। योर लास्ट वर्ड सईदा। 3 जून को रिलीज हो रही है, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, एक फैमिली मूवी है, एंटरटेनिंग है, एंड गो वॉच इट। वरना घर जाने का दिल नहीं है, हम लोग यहीं पे बैठे हैं, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मंडे को मिलेंगे आपसे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, तो फैमिली आजकल जिंदगी
सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।